हेलो, कैसे हो मेरे प्यारे बच्चों। तो आज हम लोग बेटा कक्षा 10 की विज्ञान का मॉडल पेपर सॉल्व करेंगे। और ये मॉडल पेपर सेम वैसे ही होगा जैसे तुम्हारा बोर्ड एग्जाम का पेपर होगा। मॉडल पेपर सॉल्व करने से पहले हम लोग एकदम पूर्ण तरीके से तैयार बैठे हैं और इस पूरे मॉडल पेपर में ना एकदम विधिवत भी सॉल्यूशन सॉल्व करेंगे, कैसे कैसे हमको बोर्ड एग्जाम में लिखना है यहाँ तक की। तो सारे क्वेश्चनों को विधिवत पढ़ना, एकदम अंत तक वीडियो को देखना। और कोई भी क्वेश्चन अगर कहीं भी ना समझ में आए ना तो विदाउट ने हेजिटेशन कमेंट बॉक्स में जरूर लिख देना कि सर ये वाले क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आए। बात समझ में आई? तो चलो हम लोग चलते हैं, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। और ये देखते हैं ना कि ये क्वेश्चन जो मेरे सामने फरवरी में मॉडल पेपर आने वाले हैं या पेपर आएगा, ये कैसा मेरे आज एक महीना पहले आ रहा है। यानी हम पूरे उस क्वेश्चन को देखते चल रहे हैं। देखो बेटा, है ना पहला एक क्वेश्चन, क्या पहला एक क्वेश्चन है कि एक अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या। बेटा वक्रता त्रिज्या का मतलब होता है कर्वेचर रेडियस ना, रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता की त्रिज्या क्या है। ये है 20 सेंटीमीटर है। तो इसकी फोकस दूरी क्या है। हम इतना जानते हैं कि फोकस दूरी F बराबर होता है, फोकस दूरी F यानी फोकल लेंथ F इक्वल टू होता है R/2। यानी फोकस दूरी F बराबर होता है R/2। और जब बेटा अवतल दर्पण की कोई बात करता है ना, अवतल दर्पण की बात करता है तो फोकस दूरी निगेटिव होती है। तो यहाँ ये हो जाएगा, जो भी आएगा बाद में माइनस कर देना। R का मान 20 है तो हम 20 बटे क्या लिख दे 2, और 2 से काट दे तो यानी 10। यानी 10 सेमी होगा, लेकिन वो किस में होगा, माइनस में। यानी दूसरा वाला मेरा विकल्प क्या होगा, सही होगा। बात समझ में आई? तो अब हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो अगला एक कह रहा है ना कि निर्वात में प्रकाश की चाल क्या होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल होती है बेटा 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड। जहां भी होगा उसे टिक लगा दो। जैसे देखो ये 3 गुणे 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड है, ये 2 गुणे 10 की घात 8 है तो ये गलत है, ये 4 गुणे 10 की घात ये भी गलत है, और ये तो कह रहा है सब सही। अरे पगला, ये जब सब सही है तो ये दोनों गलत का है, इसका मतलब तू भी गलत है रे। तो केवल एक सही है बेटा, कौन सा, 3 गुणे 10 की घात कितना, 8। बात समझ में आई? एक अगला क्वेश्चन है ना कि कौन सा चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक ओए 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 क्या है, नहीं है। यानी हम लोग एक चीज क्या करेंगे, हम लोगों को एक चीज निकालना होगा, चुंबकीय क्षेत्र भी, यानी बी क्या चुंबकीय क्षेत्र बी का मात्रक चेक करना बेटा। वैसे ही ये होता है किससे रिलेटेड, ये होता है φ/dA से। और ये मात्रक होता है, इसमें वेबर प्रति मीटर स्क्वायर भी होता है, टेस्ला भी होता है, और गॉस कहा जाता है ना कि एक टेस्ला बराबर होता है 10,000 गॉस के। तो ये भी सही है, केवल ये वाला गलत है। इसका मतलब कि चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक नहीं है न्यूटन प्रति एम्पियर मीटर। बाकी सब यानी सब और सब मेरे क्या हैं, सही है। बात समझ में आ गई? आई। तो अगले एक क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं बेटा। वो क्वेश्चन है कि किसी तार के 5 ओम ओए क्या कह रहा है, किसी तार के यानी 5 ओम के प्रतिरोध को 4 एम्पियर की धारा। देखो किसी कोई एक तार है, उसमें प्रतिरोध लगा है R बराबर कितना, 5 ओम। कोई एक तार है, उस तार में जो प्रतिरोध लगा है वो कितना लगा है, 5 ओम लगा है। और क्या लगा है बेटा, उसके बाद जो उस तार के अंदर से बिजली रामनगर द्वारा भेजी जा रही है, जो बिजली भेजी जा रही है वो कितनी भेजी जा रही है, जो बिजली भेजी जा रही है वो 4 एम्पियर है। तो हम लोगों को से पूछ रहा है तो उसमें विभव कितना होगा। अरे भैया क्या होगा, V इक्वल टू होता है IR, क्या होता है, यानी हम लोग I का मान क्या लिख देंगे, I का मान 4 और R का मान तो 4 पंचे कितना हो जाएगा, 20 वोल्ट। बेटा ढूंढ ले 20 वोल्ट ये है, बाकी इनको भी गलत काटो स्वाहा। यानी क्या बचा, यानी अपना आंसर आ गया 20 वोल्ट। समझ में आ रहा है? अगला है दूर दृष्टि दोष के निवारण में प्रयुक्त लेंस। तो बेटा मैं एक बात बताऊं, जो तुम्हारा दोष होगा उससे एक अक्षर ज्यादा लेंस में होंगे। अगर दूर है तो इसका मतलब इसमें लेंस में 3 अक्षर होंगे, उ ता ला।
अवतल। तो अवतल में 4 अक्षर है, उत्तल में 3। तो दोष में मेरे क्या थे, दोष में मेरे 2 अक्षर थे, 2। इसका मतलब लेंस में 3 अक्षर होना चाहिए। तो कौन सही होगा, उत्तल। तो हम लोग लगा देंगे कौन सा, उत्तल लेंस। ये अपना एक ट्रिक है, बाकी तो उसमें समझोगे कि कैसे कैसे काम करता है। अगला एक है सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु है। अगर हम लोग बात करें ना, तो अगर तुम्हारी आंख स्वस्थ है तो तुम 25 सेमी निकट और अनंत दूर तक देख सकते हो। यानी अगर कोई आदमी पूछे, यानी तुमसे कोई आदमी पूछे, क्या पूछे, कुछ नहीं पूछेगा, मैं पूछ रहा हूं बस केवल, तुमसे कोई आदमी पूछे, क्या पूछे कि सर ये बताइए कि अगर मैं एकदम स्वस्थ आदमी हूं तो मेरी निकट बिंदु क्या होगी और दूर बिंदु क्या होगी। तो कह देना निकट तुम कम से कम 25 सेंटीमीटर तक देख सकते हो और दूर तुम देख सकते हो कहां तक, एकदम कहां तक, अब समझ लो जहां तक तुम्हारा मन कहे, नहीं अनंत तक। कहां तक, अनंत तक। तो अगर पूछेगा दूर बिंदु तो हम लोग लगाएंगे अनंत। तो इसका मतलब निकट बिंदु पूछ रहा है, तो ये काहे को दे दिया, यानी तुम्हारी बात भैया मेरे गलत है, तुम तो पहले भाग जाओ यहां से। अब कौन बच रहा है, निकट बिंदु कह रहा है, तो 25 सेंटीमीटर सही है, ये लगा देना ठीक। कह रहा है वैद्युत शक्ति का मात्रक, देखो शक्ति का मात्रक, अरे ओम कह रहा है, ओम देखो कितना तुमको बेवकूफ बना रहा है। ओम वैसे रोकने वाला है, ओम माने गड़ा, ओम माने प्रतिरोध है। ओम वैसे साइमन जॉर्ज साइमन ओम है एक साइंटिस्ट, लेकिन ये प्रतिरोध का मात्रक है और प्रतिरोध धारा को रोकता है, तो शक्ति कैसे बना देगा, बिल्कुल गलत। एम्पियर चलो ठीक है, धारा का मात्रक है, वोल्ट विभव का मात्रक है। बच क्या रहा है, वाट, वाट, वाट पे लगा दो। और अंत में है प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, यानी सबसे कम कौन फैलती है, जो सबसे ज्यादा दूर तक दिखाई देती है। अर्थात जो मुझे शाम और सुबह कहते हो ना कि दूर तक हो जाने पर भी दिखाई देता है, कौन सा, सूरज शाम और सुबह कैसे दिखाई देता है, लाल। तो सबसे कम प्रकीर्णन, फैलना, स्कैटरिंग किसकी होती है, लाल रंग की। और सबसे ज्यादा फैलता कौन है, बैगनी रंग। चलो तो इस तरीके से अवतल दर्पण की वक्त कर्वेचर रेडियस 20 से हम हाफ किए तो 10 माइनस कर दिए। निर्वात में स्पीड ऑफ लाइट जो मेरी थी वो 10 टू द पावर 8, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 मीटर पर सेकेंड। ये वाले में क्या हो गया, न्यूटन पर। किसी तार में 5 ओम है, 4 एम्पियर धारा है, तो 5 चौक 20 वोल्ट विभव होगा। दूरदृष्टि आदमी को हो गया है, मतलब कि निकट वाली नहीं दिख रही है। हाँ, इसका मतलब उसको कुछ भी खिला दो कुछ दिखेगा नहीं। नहीं भैया ऐसा काम ना करना, नहीं दादा समझ लो, कुछ भी खिला दो हाँ, और कल को फिर डंडा पड़ेगा। ये क्या हो गया, दूरदृष्टि दोष। इसका मतलब उत्तल लेंस सामान्य आंख के लिए निकट बिंदु माने 25 सेमी, दूर बिंदु माने अनंत। वैद्युत शक्ति का मात्रक, शक्ति का मात्रक वाट है। आदमी कहता नहीं तेरा वाट लगा दूंगा, वाट या वाट लग गया यार, कैसा ही ना। तो वाट शक्ति का मात्रक है। प्रकाश के लिए किस रंग का प्रकीर्णन सबसे कम, लाल का। तो समझ में आ गया होगा। इतने क्वेश्चनों का स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की क्वेश्चनों पर चलते हैं। अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 9 से जो देखेंगे ना, वो मेरे केमिस्ट्री का हिस्सा है। किसका हिस्सा है, केमिस्ट्री का। और वास्तव में केमिस्ट्री तो अच्छी होती ही है, बहुत ही अच्छी। क्या कह रहा है ना कि इधर देखो, चलो क्वेश्चन पे सीधा चलते हैं। क्या कह रहा है ना, C2H6 का आईपेक नाम है, क्या नाम है। अरे भैया कार्बन यहाँ दिख रहा है, 2 कार्बन दिख रहा है, तो मेथ वर्ड रूट के अकॉर्डिंग 1 2 मेथ एथ 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 एथ। तो एथ जहां मिलेगा उसे लगाओ। अरे यहाँ तो एथीन भी मिल रहा, अब क्या करें। तो एक चीज लगाओ दिमाग की, जब कार्बन से यानी H जो है वो कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा हो जाए तो एल्केन होगा। कार्बन के दुगने से 2 ज्यादा हो जाए तो 2 दूना 4 और उससे 2 ज्यादा 6, यानी एथीन नहीं होगा, एथेन होगा। समझ में बात आई। तो यानी C2H6 इज द आईपेक वैल्यू इज क्या, एथेन। यानी C2H6 का क्या नाम है, यानी C2H6 की क्या है आईपेक नेम, यानी आईपीएसी नाम क्या होगा, एथेन होगा। समझ में बात है। अगले में कह रहा है कि शुद्ध जल की पीएच यानी शुद्ध जल का पीएच मान है। शुद्ध जल का फालतू हाइड्रोजन मान यानी पीएच मान क्या है, शुद्ध जल का पीएच मान है। अरे जल तो बीच बिचारम खड़ा रहता है यार, ये जल है
तो जल 7 होगा, क्या होगा, यानी 7 होगा। इसके पहले भैया मेरे एसिड और उसके बाद बेस, उसके पहले होगा एसिड और उसके बाद होगा बेस। तो अगर कोई कहेगा सर 6.999999 क्या होगा, तो कह देना है तो कहानी बड़ी ही गंभीर, लेकिन है तो एसिड हो। लेकिन अगर कोई कहता 7 तो कह देना भैया वो जल है। अगला एक तुमको बेवकूफ बनाने के लिए कह रहा है कि हाउ मेनी एसिडिक हाइड्रोजन इन एस्टिक एसिड, यानी वेनिगर, यानी वेनिगर, वेनिगर में सिरके में यानी सिरके में कितने होंगे हाइड्रोजन, और वो कैसे। एक बच्चा तो कह रहा है कुल निकल जाएंगे सर 4, मेरे गधे निकलेगा भैया मेरे केवल 1 हाइड्रोजन। तो इसका मतलब इसमें अम्लीय हाइड्रोजन कितने हैं, ओनली 1, ओनली 1। अगला कह रहा है एंटीमनी क्या है, एंटीमनी है क्या है, एंटीमनी ना तो धातु है और ना तो अधातु है, वह उसके बीच की कड़ी है, यानी उपधातु है। क्या है, एंटीमनी, आर्सेनिक, बिस्मिथ, ये उपधातुएं हैं। और एक अच्छा, आज तक कभी तुमने पीतल सुना था आवर्त सारणी में, नहीं सुना था, तो नहीं सुना था, और जबकि घर में है, तो इसका मतलब पीतल सर एक मिश्र धातु, ऐसा नहीं जो घर में है सब मिश्र धातु है, लेकिन पीतल एक क्या है, एक मिश्र धातु, एलॉय है पीतल। तो एंटीमनी एक क्या है, उपधातु, और पीतल एक क्या है, मिश्र धातु। तो और अंतिम में कितना, यानी ये देखो 1 ही मिनट के अंदर चाहो तो पूरे का पूरा ऑब्जेक्टिव सातों केमिस्ट्री वाला पोर्शन 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ क्या कह रहा है, ये कह रहा है किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है। ये देखो एक चीज देखो, जो तुम्हारे पास बैठा है वो उसके पास जा रहा है, जिसको तुम सोचते थे कि नहीं जाएगा, यानी ये समझ लो कि कहीं कुछ खाने को आदमी पा गया। ये देखो ये यहाँ विस्था माने बैठा है, ये यहां से यहां विस्थापित हो गया, यानी Cl जो है वो Na के साथ चला गया, और SO4 यहां से यहां चला है। अगर केवल एक आदमी इधर से उधर हुआ होता तो केवल विस्थापन, लेकिन यहाँ Ba का SO4 यहाँ गया, Na का Cl यहाँ आया, यानी दोनों में परिवर्तन हुआ। कैसे, अरे कक्षा 1 में तुमको कहा जाता था 1-3 बराबर 1-3 है, तो 3 कितना लिख दे, तुम लोग कहते थे सर जी 1 लिखिए। तो वही कहानी यहाँ भी है कि अगर Ba का SO4, Ba के साथ Cl था लेकिन SO4 आ गया, Na के साथ SO4 था लेकिन Cl आ गया, इसका मतलब दोनों में डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये कहाँ होता है, तुम चैप्टर में देख लेना इसको। तो इस तरीके से यहाँ होगा द्विविस्थापन। तो ये बेटा हमारा केमिस्ट्री का हिस्सा गया, खत्म हुआ। एथेन का यानी C2H6 एथेन है। शुद्ध जल का pH मान 7 होता है। एस्टिक एसिड में केवल ओनली 1 एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। एंटीमनी एक है उपधातु, पीतल है, कांसा है, रागा है, ऐसा अगर कुछ कहता है तो मिश्र धातु है। अगर ये पूछा तो ये तो देख ही ले। चलो इसको भी स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे मिलते हैं अगले में। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। इसमें लिखा है ना कि जल में घुलनशील विटामिन हैं। तो पहले तो ये जान लो कि विटामिन कौन इसमें है कि नहीं है। हाँ है, विटामिन ए है, विटामिन बी है, विटामिन डी है, विटामिन के है। एक चीज जान लो, आज मैं तुमको ट्रिक बता दूं, जल एवं वसा में घुलनशील विटामिन। तो बेटा BC जो होता है, B और C, ये जल में घुलता है, बाकी सब वसा में। तो देखो B और C है कि नहीं, तो केवल B है, इसका मतलब यही जल में घुलती है, बाकी सब किस में घुलते हैं, वसा में। अगर कोई पूछे कि सर क्या क्या होता है इनकी कमी से, तो देखो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, और नाम इसका रासायनिक है रेटिनॉल। बी की कमी से होता है बेरी बेरी, जैसे पहले यह लकवा, इनका नाम है रासायनिक थायमीन। लेकिन बेटा विटामिन बी जो है वो विटामिन है, मतलब बहुत सारे विटामिनों का एक संग्रह है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है क्या, कैल्सीफेरॉल, और इसकी कमी से होता है रिकेट्स, ये वसा में घुलनशील है। विटामिन के, इसकी कमी से खूनों में थक्का नहीं बनता, और इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, फाइलोक्यूरॉन। तो इस तरीके से मैंने नाम भी देख लिया।
अगला है कि आरएनए का क्षारक नहीं है। तो आरएनए क्या करता है जानते हो ना, आरएनए काम करता है प्रोटीन का संश्लेषण करने में। आरएनए नहीं करता, रियलिटी तो यानी राइबोसोम आरएनए करता है, लेकिन है तो वही। तो इसमें कई चीजें हैं, पूरी कहानी है वो, उसका मैं यहाँ पेपर में नहीं, इस मॉडल में नहीं, उसको हम एक यानी चैप्टर में बता देंगे। अगला क्या है, यानी आरएनए का क्षारक नहीं। तो बेटा आरएनए में होता है एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन और यूरेसिल। अगर और थायमिन जो होता है डीएनए में होता है। इसमें केवल क्या है, थायमिन अलग है, बाकी एडेनिन तो दोनों में होता है, एडेनिन और गुआनिन। तो थायमिन आरएनए में नहीं होता, ये किस में होता है, किस में होता है, डीएनए में होता है। अगला है कि मानव में गुणसूत्रों की संख्या में क्रोमोसोम के कितने पेयर हैं, 46। तो इस 23 जोड़े, 23 पेयर और 46 होते हैं, यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। अगला, मेंडल ने अपनी आनुवंशिकता का प्रयोग किस पौधे पर किया, किस पौधे पर किया मेंडल ने, मेंडल ने किस पर किया, मटर पर। किस पर किया, वेरी गुड बेटा, शाबाश, मटर पर किया। पुष्प के कितने भाग होते हैं, 4 भाग होते हैं। और ऊर्जा सिक्का यानी एनर्जी कॉइन्स के रूप में कौन जाना जाता है, एटीपी। क्या जाना जाता है, एटीपी। तो इस तरीके से तुम लोग इसको भी देख लेना एक बार सारा फिर से। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार फिर रिवाइज करके देख लेना पूरा। तो बेटा अब हम लोग ना इस पार्ट के खंड बा पे चलते हैं, जहां ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन समाप्त होते हैं और डिस्क्रिप्टिव मीन्स मुझे लिखने वाले सारे क्वेश्चन आते हैं। बात समझ में आई। तो यहां ना तुमको दो चीजों पर ध्यान देना। पहली तो अपनी एक लेखन शैली, हाउ वी राइट टू दिस क्वेश्चन इन दिस नोटबुक और कॉपी, मतलब उस कॉपी में हम इन प्रश्नों को लिखते कैसे हैं। दूसरी एक चीज ना, विद फार्मूला एकदम बढ़िया से लिखना। जैसे मैं बताता चल रहा हूं हम लोग किस चीजों को देख करके मार्किंग कैसे कहाँ कहाँ करते हैं, उन सब चीजों को मैं तुम लोगों को विधिवत बताऊंगा, एक चीज। दूसरी चीज ना, अगर अभी तक इस वीडियो को किसी के पास तक शेयर ना किया बेटा, या सब्सक्राइब ना किया, थोड़ा सा समझते हो, आगे चलो सब्सक्राइब कर दो ना। उससे तुम्हारे सब्सक्राइब और शेयर करने से थोड़ा सा हम लोगों को क्या मिलता है, ताकत मिलती है, बाकी और कुछ नहीं, एक उत्साह मिलता है कि चलो बच्चे ने देखा और सब्सक्राइब भी किया। तो इसलिए प्रयास ये किया करो कि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक देखें, तुम्हारे एक केवल काम से हो सकता है। चलो आगे हम लोग क्वेश्चन पर चलते हैं। और देखो अगर समझ में आता है ना तो कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ तो जरूर लिख दिया करो। आगे एक क्वेश्चन था ना कि किसी वैद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र से, जनित्र में से कोई एक सिस्टम जनरेटर है और जिससे हम लोग धारा का प्रवाह कर रहे हैं, और कितने बल्ब में कितने 220 वोल्ट। इसका मतलब ना, देखो पहले क्वेश्चन नंबर 1 हम यहाँ लिख दे, कैसे सॉल्व करेंगे देख लो। क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन यानी ये हो गया QUS, हाँ ये हो गया क्वेश्चन और आंसर नंबर 1। और 1 का बेटा कौन सा पार्ट है, ये का है। बात समझ में आई। तो इसमें क्या है कि किसी विद्युत बल्ब में 220 वोल्ट के जनित्र से 0.5 एम्पियर की धारा बह रही है। तो सबसे पहले इस बल्ब में वोल्ट यानी V इक्वल टू कितना है बेटा, यहां लिख देना 220 वोल्ट, कोई दिक्कत। दूसरी चीज धारा, जो अगली चीज है धारा जिससे तुम I कहते हो, और I इक्वल टू यहाँ है बेटा 5.5 एम्पियर। अब अगली एक चीज तुम्हें ना इस क्वेश्चन में, मात्र 2 नंबर का क्वेश्चन है, शक्ति निकालना है, और शक्ति का मतलब P है, और बेटा P इक्वल टू होता है VI। क्या होता है, कितना आसान सा क्वेश्चन ना। और V का मतलब हो गया 220 और I का मतलब हो गया 0.5। अगर इन दोनों का गुणा कर दें तो 22 पंचे 110 और 1 0 इसका। अब लेकिन क्या करोगे, एक अंक पर दशमलव लगा दो, क्योंकि यहाँ एक अंक पर था, तो 1 0 खत्म हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 110 वाट। समझ में आई, कोई दिक्कत तो नहीं है। कितना छोटा सा क्वेश्चन 2 नंबर दे गया ना, एकदम देखो कितना प्यारा सा।
उसके बाद ना बेटा हम लोग कॉपी में अपने नीचे लिख देना, इसी का पार्ट खा देखेंगे। देखो क्या कह रहा है ना कि उत्तल लेंस की क्षमता ज्ञात कीजिए, मतलब बेटा इसकी पावर निकालना है, उत्तल लेंस की पी निकालना है, क्षमता निकालना है। कह रहा है जिसकी फोकस दूरी जो है वो 20 सेमी। बेटा उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी होती है ना पॉजिटिव होती है, एक चीज इसको ध्यान देना। तो जो इसकी फोकस दूरी एफ बराबर है वो है 20 सेमी, और बेटा इसकी जो क्षमता P बराबर होता है, जब फोकस दूरी सेमी में दी हो तब यहां होता है 100 सेमी और बटे होता है बेटा F। लेकिन हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ 100 और सेमी बटे F का मान कितना आ गया है 20 सेमी। कितना आ गया बेटा 20 सेमी। अगर मैं इसको 20 को 100 को 20 से काट दूं तो 20 पंचे 100, यानी क्षमता P बराबर कितना आ गया 5 प्लस 5 डायोप्टर। इस तरीके से बेटा दूसरे वाले पार्ट में क्या आ गया, P इक्वल टू मेरा आ गया 5 डायोप्टर। तो देखो तुम्हारे 2 4 नंबर कितना आसानी और कितने छोटे में आ गए। इनको जरा स्क्रीनशॉट ले लो, फिर हम लोग आगे की क्वेश्चन पर चलें। स्क्रीनशॉट ले लो। अगला एक ना, उसके बाद ना हम देखो यही ये क्वेश्चन नंबर 1 खत्म। कितना आसानी से कितना कम समय में ये क्वेश्चन सॉल्व हो जा रहा है। अब हम लोग अगले पर चलते हैं ना, जहां ये क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करेंगे, पहले पूरे क्वेश्चन को एकदम विधिवत पढ़ लेना और अपनी कॉपी में उतार लेना। यदि इसको इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट देख रहे होंगे तो समझ लें कि कह रहा है कि कलर डिस्पर्सन क्या होता है, यानी वर्ण विक्षेपण क्या होता है। तो ये मेरा एक प्रिज्म है। तुम लोगों को एक चीज बताऊं, जब तुम लोग गांव में ना एक देखो एक उसकी आती थी वीडियो डिस्क आती थी कलर, जिसे यानी जिसे तुम लोग सीडी कहते थे। क्या कहते थे, सीडी कहते थे। अगर उसको हम लोग धूप में ऐसे करें तो एक विशेष कलर में चमकती थी, जबकि छांव में देखें तो नहीं दिखती थी। ऐसे एक पॉलीथीन होती है उसमें भी ऐसे होता है ना। इसका मतलब ये प्रकाश की जो किरणें हैं बेटा ये कई रंगों से मिलकर बनी है, लेकिन असलियत में इनको हम लोग जब किसी ऐसे तल पर गिराते हैं जहां से अपने रंगों को अलग अलग कर सके तभी मुझे पता चलता है। तो हम लोग अगर प्रश्न आ जाता है वर्ण विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, तो पहले एक हेडिंग डाल देना यहाँ वर्ण विक्षेपण। क्या लिख देना, वर्ण विक्षेपण। क्या लिख देना, वर्ण विक्षेपण। और फिर आगे क्या लिखना, मैं यहां बोलता जा रहा हूं, तुम लोग अपना जो है लिख देना कि प्रकाश की किरणों को क्या लिख देना, प्रकाश क्या लिख देना कि प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया। प्रकाश की किसको बेटा, प्रकाश की किरणों को क्या होना 7 रंगों में, प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में क्या होने की, विभक्त होने की कौन सी चीज बेटा, प्रक्रिया। प्रकाश की किरणों को 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, अरे भैया वर्ण विक्षेपण, रंगों का छितराना ही है। तो अलग अलग, लेकिन अभी चलो देखो जैसे तुम लोग देखते हो ना रेनबो, इसी का उदाहरण है। इंद्रधनुष ये देखो ऐसे देखते रहो, ये मेरे समझ लो ये हम लोग हैं, ये बादल है, ये देखो ये ऐसे ऐसे लाल नीला हरा पीला ऐसे दिखता है ना। ये प्रकाश की किरणें ऐसे अगर बंट रही हैं तो उसी को हम लोग वर्ण विक्षेपण कहते हैं। 7 रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। क्या कहलाती है, वर्ण विक्षेपण कहलाती है। हाँ, अब इसके लिए एक ऐसे प्रिज्म बना देना, प्रिज्म पर यहाँ एक प्रकाश की किरणों को गिरा देना, और इसके बाद ना यहां से हम लोग क्या करेंगे इनको, यानी यहां से ऐसे, ये मेरी प्रकाश की किरणें हो गई, और यहां से ऐसे 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 बांटते हुए चले जाना। ये मेरा क्या हो गया, बैगनी हो गया, नीला हो गया, आसमानी हो गया, डॉट 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 लाल तक ऐसे बांट देना। ये तुम्हारे हो गए प्रकाश की किरणों का क्या हो गया, विक्षेपण, यानी 7 रंगों में बंटने की उनकी कला। अब ये कौन कौन से रंग होते हैं बेटा, ये प्रकाश की किरणों में जो 7 रंग यहां मैंने लिखा था वो होते हैं बैगनी से लेकर के बैगनी, बै,
फिर उसके बाद नीला, फिर बैगनी नीला, फिर आसमानी, फिर हरा, फिर उसके बाद क्या, हरे के बाद पीला, फिर उसके बाद नारंगी, फिर उसके बाद लाल। इसे हम लोग कहते हैं बैनी आह पिनाला। क्या कहते हैं? बैनी आह पिनाला। यानी क्या हो गया, या इंग्लिश वाले इसे कहते हैं VIVGYOR। यानी देखो विवग्योर इसे बोलते हैं, विवग्योर। बी मीन्स क्या हो गया, ब्रिंजल्स, इंडिगो, ब्लूज हो गया, ग्रीन हो गया, फिर उसके बाद येलो हो गया, ऑरेंज हो गया और रेड हो गया। मतलब बैनी हापी नाला या विवग्योर लिखते हैं। फिर से एक बार मेरी बात सुन लो, अगर प्रश्न आता है वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, याद हो जाएगा। क्या? प्रकाश की किरणों को, मेरे साथ बोलो, प्रकाश की किरणों को सात रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया ही वर्ण विक्षेपण कहलाती है। प्रकाश की किरणों को सात रंगों में विभक्त होने की प्रक्रिया ही वर्ण विक्षेपण कहलाती है। जब प्रकाश की किरणें किसी प्रिज्म पर पड़ती हैं तो वो सात रंगों में विभक्त हो जाती हैं। ये सात रंग इस प्रकार हैं: बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, नारंगी, पीला और लाल। यानी ये हो गए अपने। इसमें सबसे अधिक यानी क्या होती है, तरंग दैर्घ्य लाल की और सबसे कम बैगनी की, और अपूर्णांक ठीक इसी का उल्टा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को भी देख लो। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर फिर मिलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो अब हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं, और ये क्वेश्चन कह रहा है कि प्रतिरोधों के पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। यानी प्रतिरोधों के समांतर संयोजन के लिए तुल्य प्रतिरोध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। चलो भैया, तो देखते हैं। सबसे पहले हम लोग एक कॉम्बिनेशन बनाते हैं, यानी इसका एक चित्र बनाते हैं, एक संयोजन का। मान लो बेटा ये अपने पास एक परिपथ है। ध्यान से मेरे भैया देखना, ऐसे देखना कि ये तुमको एकदम समझ में आ जाए। ये देखो, अगर कोई समांतर संयोजन होता है ना, तो एक ही रास्ते से 3 चक्रोट बनाए जाते हैं। ये हो गया समांतर संयोजन का। तो हम लोग यहाँ 3 प्रतिरोधों के समांतर संयोजन का एक चित्र बना रहे हैं। ये हो गया, यहाँ दूसरा है, ये ध्यान से देखते जाओ। अभी मैं इसकी रूपरेखा, यानी इसमें क्या क्या कंबाइंस हुआ, क्या क्या जुड़ा है, कैसे जुड़ा है, अभी मैं तुमको इसको बताने वाला हूं। लेकिन तब तक एक काम करो, आंख बंद कर थोड़ी देर सोचते रहो कि क्या अब होने वाला है। कुछ नहीं होने वाला है, परेशान न हो। देखो ये बेटा मेरे पास एक बिंदु है, ये मैं यहाँ एक इसका वोल्ट मीटर यानी एक बैटरी का कनेक्शन कर देता हूं। मैं इस प्रतिरोध का मान R1 लिख देता हूं, इसका मान R2 लिख देता हूं, इसका मान R3 लिख देता हूं। और फिर इनके बीच देखो, जब तार की लंबाई नहीं बढ़ती तो विभव का मान समान होता है, यानी V लिख देता हूं। लेकिन तुम्हें मालूम है कि जो बहने वाली धारा है वो ऐसे अगर निकली तो भैया वो 3 भागों में बट जाएगी। अगर वो धारा 3 भागों में बट जाएगी तो इस पहले तार से जाने वाली धारा I1 है, दूसरे तार से जाने वाली धारा I2 और तीसरे तार से जाने वाली धारा I3। लेकिन बेटा यहाँ से जो धारा बह रही है वो I। एक चीज बताओ कि अगर मेरे पास 10 रुपया है, मैं एक आदमी को 5, एक को 3 या एक को 2 दिया, यानी मेरे पास 10 रुपया है, मैं तुमको 5 दिया, आयुष तुमको 3 दिया और तुमको बेटा 2 दिया। अगर तुम तीनों का रुपया बटोर करके फिर मेरे पास ले आए तो 10 ही तो होगा, बढ़ेगा तो है ही नहीं। तो इसका मतलब जितनी धारा निकल रही है ठीक उतनी ही यहाँ से आ गई, ये आई, बस ये आई। समझ में आया? यानी समझ में आ गया होगा इतना। अब जरा इस प्रारूप, इस पूरे चित्र को देख लो, और हम लोग आज प्रतिरोधों का समांतर संयोजन सॉल्व करने चलते हैं। हम लोग सबसे पहले यहां लिख देते हैं कि माना 3 प्रतिरोध, क्या माना 3 प्रतिरोध कौन कौन से हैं बेटा? माना 3 प्रतिरोध कौन कौन से? R1, R2 व R3 हैं।
कोई दिक्कत। माना तीन प्रतिरोध R1 R2 व R3 है तथा उनमें बहने वाली कौन सी चीज धारा क्या है I1। प्रत्येक अलग अलग प्रतिरोधों के लिए I1 कामा I2 कामा I3 है। बात समझ में आई। तब बेटा क्या हो जाएगा, और यानी तथा एक चीज और लिख दो, तथा विभव क्या है बेटा, विभव क्या है, विभव भी है, और कुल धारा जो निकल रही है, कुल धारा क्या है, कुल धारा क्या है, आई है। कैपिटल लेटर लिख देता हूं, कोई दिक्कत। तथा एक नई चीज लिख दो, तुल्य प्रतिरोध क्या है, तुल्य प्रतिरोध क्या है इनका समझ में नहीं आएगा तो ये अपने आप से लिख देना। तुल्य प्रतिरोध आर है, आर है। फिर से मेरी बात सुनो, मैंने समांतर संयोजन बनाया, मतलब एक के ऊपर एक के ऊपर एक ऐसे सेट किया जिससे वो, देखो समांतर का मतलब अगर ये तीनों ऐसे जाएंगे तो कहीं किसी से स्पर्श नहीं करेंगे। तो मैंने क्या लिखा, माना मेरे पास तीन प्रतिरोध R1 R2 R3 है, समझ में आया। बहने वाली उनमें धारा I1 I2 व I3 है, समझ में आया। कुल धारा I थी, विभव समान है इनमें सब में। अब यहां लिख देना क्या, ओम के नियम से, क्या लिख देना, ओम के नियम से। एक चीज और पहले थोड़ा सा लिख देना, तुम जानते हो I बराबर होता है I1 प्लस I2 और प्लस I3, कोई दिक्कत, ये जानते हो तुम। हाँ, कि बहने वाली सर्जी धारा जो थी यहाँ आई थी, निकलने वाली भी धारा आई थी, तो ये चाहे जितने भागों में सर बटे कुल आई ही है। तो अब हम लोग लिखते हैं यहाँ ओम के नियम से, क्या लिखते हैं, ओम के नियम से। बात समझ में आई। तो सबसे पहले इस पहले प्रतिरोध के लिए लिख देना I1 बराबर, देखो ओम का नियम जो था बेटा वो V इजिकल टू आई आर था, तो I इजिकल टू V अपान क्या हो जाएगा, I1 है तो R1 हो जाएगा। इसे समीकरण नंबर 1 कर दें। फिर यहाँ I2 इजिकल टू V अपान R2 लिख देना, इसे समीकरण नंबर 2 कर दो। I3 तिसरके के लिए V अपान R3 कर देना, इसे समीकरण नंबर 3 कर दो। फिर यहाँ बेटा मेरे क्या कह देना, यहाँ लिख देना समीकरण 1 2 व 3 से तीनों आई जोड़ लो, आई जोड़ ली, यानी वाला काम हो गया। यानी वाला काम जब हुआ तो यहाँ हो गया I1 और प्लस बेटा मेरे I2 हो गया और प्लस क्या हो गया I3 बराबर। देखो सब में एक ही चीज है तो भी कॉमन ले लें तो यहाँ हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। क्या कोई दिक्कत? अगर कोई दिक्कत नहीं है तो तुम्हें एक दिक्कत होने वाली है, क्या कि इसका पूरे का मान सरजी होता है I, तो यहां लिख दो I बराबर भी तो कॉमन है, ये यहां हो गया 1/R1 प्लस 1/R2 और प्लस 1/R3। इतना समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? फिर बेटा इस भी को इधर ला दो तो हो जाता है I/V इजिकल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। आज तक तुम लोगों ने V/I सुना था लेकिन I/V नहीं। तो देखो एक चीज V इजिकल टू होता है IR, तो एक काम करें, अगर मैं इसको R को इधर ला दूं तो V/R इजिकल टू I हो जाएगा, और अगर मैं इसको इधर ले गया तो I/V इजिकल टू 1/R हो जाएगा। तो I/V की जगह क्या लिख देना 1/R इजिकल टू 1/ यहाँ R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यही बेटा उनका तुल्य प्रतिरोध हो जाएगा। कब? जब वो तीन प्रतिरोध होंगे तब। बात समझ में आई? जरा इस क्वेश्चन को तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो अब मेरे प्यारे बच्चों
अब हम क्वेश्चन नंबर लास्ट देख रहे हैं फिजिक्स का। इसके बाद इसी के एक अथवा लगा रहता, लेकिन उसको मैं नहीं देखूंगा, इसको देख लो पहले। ये न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, 6 नंबर का क्वेश्चन और कितना इजी है। अभी देखना, लिखा है किसी तांबे के तार का व्यास 2 mm है। व्यास का मतलब होता है कोई गोला है, उसके एक परिध से दूसरे परिध तक का हिस्सा, हाँ, तथा प्रतिरोधकता रो जो होती है वो 1.6 इतना मीटर है। प्रतिरोध इतना है, इतना एवं प्रतिरोध बनाने के लिए कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी। इसी तार का व्यास यदि 2 गुना कर दे तब प्रतिरोध क्या होगा और अंतर। मतलब कि क्वेश्चन समझ लो मोटी मोटा 3 टाइम्स लगेगा, यानी कहने का मतलब इसमें 3 पार्ट है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को हल करते हैं। ये ध्यान दो, क्वेश्चन शुरू हुआ सॉल्यूशन। तो जो इसका डायमीटर दिया गया था बेटा, जो पहले तार का डायमीटर दिया गया था यानी व्यास जो दिया गया था d बराबर वो 2 mm था। इस मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए, मिलीमीटर को मीटर में बदलने के लिए 10 की घात -3 से गुणा कर दिया जाता है। हाँ देखो, तो ये हो जाएगा 10 की घाते माइनस कितना, -3, यानी इसमें गुणा हो जाएगा तो ये हो जाएगा 2 गुणे 10 की घाते कितना -3, और यहां हो गया यानी -3 और ये हो गया मीटर। बात समझ में आई। और अब ये तो व्यास था और त्रिज्या क्या हो जाएगी यार, बराबर इसी का आधा कर दो, 2 गुणे 10 की घात -3 मीटर का आधा कर दिए यानी 2 से भाग दे दिए, तो ये 1 गुणे 10 की घात -3 मीटर आ गया, ये आर आ गया। फिर प्रतिरोधकता रो जो थी वो थी 1.6 इंटू 10⁻⁸, यानी ये मेरी प्रतिरोधकता थी, ये मेरा आर था, और आर यानी ये रेडियस वाला, और एक कैपिटल लेटर आर प्रतिरोध जो मेरा था वो 10 ओम था। अब तो पूछ रहा है कितने लंबे तार की आवश्यकता होगी, यानी तार की लंबाई निकालना है। देखो बेटा एक फार्मूला होता है क्या, R = रो L अपान A। मुझे निकालना है L, तो अगर मैं L को यहीं रोक लूं, इसको इधर ले जाऊं, तो हम लोग लिख सकते हैं L = RA अपान रो। सही बात है ना। और मुझे यही निकालना है पहली पार्ट में, तो हम लोग R का मान लिख दें 10 ओम। A का मतलब होता है πr² बटे बेटा यहाँ रो का मान लिख दें कितना 1.6 गुणे 10 की घाते -8। समझ में बात आई। अब जरा एक काम करो, इसका भी दशमलव खत्म कर दो, तो यहाँ हो जाएगा 10 और फिर पाई का मान हो जाएगा 22/7, और फिर बेटा उसके बाद या पाई का मान 22/7 या 3.14 लिख दो, गुणे आर का मान कितना है 1 गुणे 10 की घाते, तो 1 गुणे 10 की घाते -3 का स्क्वायर बटे बेटा यहाँ क्या हो जाएगा 1.6 गुणे 10 की घाते -8। मैंने क्या कहा, इस दशमलव को खत्म कर दोगे तो इसकी घात 1 बढ़ जाएगी, 9 हो जाएगा। वैसे तो घट जा रही है लेकिन चलो इसको ऊपर लेके जाओगे तो ये क्या हो जाएगा, ध्यान देना कि 10 गुणे यहाँ क्या हो जाना है 3.14 गुणे यहाँ 10 की घाते, ये वाला 1 का कोई मतलब नहीं, 3 दूनी 6 और गुणे 10 की घाते ये धन 9 हो गया और बटे 16 हो गया। समझ में इतना आया। देख बेटा 9 में से 6 निकल गया तो कितना हो, पहले इस 10 का गुणा इसमें किए तो ये हो गया कितना, ये हो गया 31.4 और ये 9 में से 6 घट गया तो गुणे 10 की घाते 3 और बटे कितना 16। आया समझ में। अब हम इसका अगला हिस्सा यहाँ लगा रहे हैं, ये पेज नंबर 1 है, समझ लो यहाँ या यहाँ, ठीक है यहाँ लगा दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा। देखो ये मेरा क्या था, 1 अंक दशमलव और खत्म कर दिया, या रहने दो 31 को 16 से काटो, 16 × 16 हो गया
और 15 32 होता है, दशमलव लगा दो, 154 हो जाएगा। और 154 को 16 से भाग दो तो 16 दहम्मा 160 लगभग 9 बार जाएगा। तो यानी अपना कितना हो जाएगा, 1 क्या हो जाएगा, 1.9 गुणे 10 की घाते 3 क्या ओम इतना, यानी मीटर क्या आ जाएगा, मीटर 1.9 गुणे 10 की घाते कितना आ गया, 1.9 गुणे 10 की घाते 3 मीटर। ये क्या आ गया, ये तार की लंबाई आ गई। बात समझ में आई, बात समझ में आई। इसको लोग अप्रॉक्सीमेटली क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 10 की घाते 3 मीटर। नहीं तो ऐसे ही रहने तो ये सही है। तो अब हम लोग बेटा इसके अगले पार्ट पर चलते हैं। जब वो कह रहा है कि व्यास को 2 गुना कर दें, अगर व्यास को बेटा 2 गुना कर देता है तो त्रिज्या r भी 2 गुनी हो जाएगी। यानी व्यास अगर हो गया 4 तो त्रिज्या हो जाएगी 2, तो हो जाएगी 2 गुणे 10 की घाते -3। समझ में आया। और अब मुझसे पूछ रहा है r, तो r बराबर होता है रोयल अपान a, और रोयल अपान a तो रो का मान कितना है, 1.6 गुणे 10 की घाते -8। यल का मान कितना है, 1.9 गुणे अप्रॉक्सीमेटली है, और 10 की घात माइनस कितना, 10 की घात केवल 3 है बेटा, और बटे ए का मान होता है पाई आर स्क्वायर। अब जरा इनका गुणा इसमें करोगे तो 16 9 144, 16 1 16, वही हो गया 3.04, और गुणे 10 की घाते 8 माइनस में और +3 बटे पाई का मान 3.14 और आर का मान 2 गुणे 10 की घाते -3 का होल स्क्वायर। फिर बेटा यहाँ देखो 2 अंक इसका दशमलव, 2 अंक इसका दशमलव, खत्म कर दिया। 304 बटे 314 हो गया, गुणे 2 दूना क्या हो गया 4, और गुणे 10 की घाते बेटा 8 में से 3 निकल गया -5, और 3 दूनी 6 ऊपर गया तो +6 हो गया। अब ये हो जाएगा 304 बटे 314 गुणे 4, और 6 में से 1 निकल गया तो बच्चा केवल 10 की घात 1 यानी 10। जरा इसका गुणा इसमें कर दोगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा 30 40, और बटे कितना 30, 3 1 4 गुणे 4। अगर मैं बेटा इससे इसको भाग दूं ना तो अप्रॉक्सीमेटली 9 टाइम्स 7 बार जाता है, तो 9.7 बटे 4 हो गया। 4 दूनी कितना हो गया 8, 1 9 17, 4 चौक 16, यानी हमारा आ जाएगा 2.4 ओम, ये नया वाला प्रतिरोध। और जब कहेगा अंतर तो 10 में से घटा लेना, आ जाएगा आंसर। तो अब आ गया बेटा केमिस्ट्री का पार्ट। कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। कह रहा है खनिज तथा अयस्क में यानी मिनरल और ओर को डिफाइन करना है, बताना व्हाट इज ओर एंड व्हाट इज मिनरल। खनिज और अयस्क क्या प्यारा सा क्वेश्चन है ना। कह रहा है कि देखो जैसे हमने क्या बताया था कि खनिज ऐसी चीजें होती हैं जो खन के निकाली जाती हैं, जैसे गंजी, क्या जैसे नहीं पागल ऐसा नहीं, गंजी नहीं, यानी वह सारी देखो अभी बता रहा हूं। और अयस्क को परिभाषित करना। और फिर अगला प्रश्न है 5 में 2 रहते हैं, रेडॉक्स शवक्रिया किसे कहते हैं। चलो भैया तो पहले हम इसको देख लेते हैं कि खनिज क्या होते हैं। तो क्या बताओगे, खनिज का अगर उत्तर लिखोगे का तो क्या लिखोगे कि सर वह सभी वस्तुएं या वह सभी पदार्थ जो पृथ्वी तल से अशुद्ध रूप में प्राप्त किए जाते हैं या भू प्रॉपर्टी से अशुद्ध रूप में प्राप्त किए गए पदार्थों को खनिज कहते हैं। फिर से एक बार देखो क्या लिखोगे कि पृथ्वी तल से अशुद्ध रूप में, पृथ्वी तल से अशुद्ध रूप में प्राप्त किए गए पदार्थों को, या हाँ ठीक है, प्राप्त किए गए पदार्थों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। पृथ्वी तल से प्राप्त किए गए अशुद्ध रूप में पदार्थों को क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ये प्रायः
क्या होते हैं? कंकड़, मिट्टी, पत्थर से मिलकर बने होते हैं। ऐसा क्या कहोगे? पृथ्वी तल से खुदाई के उपरांत प्राप्त किए गए अशुद्ध पदार्थों को ही खनिज कहते हैं। पृथ्वी तल से खुदाई के उपरांत प्राप्त किए गए अशुद्ध पदार्थों को ही खनिज कहते हैं। फिर से देख लो, लिख लो अगर कॉपी लिए हो तो, पृथ्वी तल से खुदाई के उपरांत प्राप्त किए गए अशुद्ध पदार्थों को ही खनिज कहते हैं। लिख लो, पृथ्वी तल से खुदाई के उपरांत प्राप्त किए गए अशुद्ध पदार्थों को खनिज कहते हैं। बात समझ में? अब एक अगला था कि सर अयस्क किसे कहते हैं? अयस्क था। अयस्क मतलब बेटा जैसे बहुत सारी चीजें तुमने पृथ्वी तल से खोद के निकाला, बहुत सारी चीजें तुमने पृथ्वी तल से खोद के निकाला, लेकिन जितनी चीजें निकाला सब वास्तव में लाभप्रद नहीं होती हैं। कि होती हैं? नहीं होती। अरे भाई हम खुद भी सोचें, हम अपने घर कोई चीज बनाते हैं तो क्या उसमें जितनी चीजें निकलती हैं, जैसे हम मान लो दर्जी की दुकान देख लो, दर्जी की दुकान पे तुम जाते हो कपड़ा सिलाने के लिए, क्या कहते हो कि यानी जो भी है मास्टर मेरा एक कपड़ा बना दीजिए, तो वो बनाता है और उसके बाद देखो कुछ वो रद्दी चीजें बेकार निकाल के बाहर कर देता है। तुम ये नहीं कहते हो कि ये क्या, इसको क्यों नहीं किए? नहीं, वो जैसे देखो कहीं कहीं कटिंग में व्यर्थ चीजें निकल जाती हैं, वो व्यर्थ समझ लो है। तो उसी तरीके से जब पृथ्वी तल को हम खोदते हैं तो जो पदार्थ निकलते हैं उससे बेटा कंकड़, मिट्टी, पत्थर, बहुत सारी चीजें होती हैं, अपद्रव्य यानी जो भी मिले होते हैं। तो उनमें से कुछ ऐसी चीजें मुझे निकलती हैं, मिलती हैं, जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी पूर्वक किया जाए। यानी क्या लिखते हो कि ऐसे खनिज, क्या लिखते हो? ऐसे खनिज जिनसे क्या हो? धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण, ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण कैसा हो? इजीली किया जाए, आसानी पूर्वक किया जाए, पूर्वक किया जा सके, किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें खनिज कहते हैं। उन्हें खनिज कहते हैं। क्या बताया कि उन्हें अयस्क कहते हैं, मिस्टेक सॉरी, उन्हें अयस्क कहते हैं। क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। यानी क्या बताया कि ऐसे खनिज जिनसे धातुओं का निष्कर्षण आसानी पूर्वक किया जाए उन्हें अयस्क कहते हैं। या अगर ऐसा ना लिखना हो तो यहां लिखो ऐसे खनिज, ऐसे खनिज, अगर बोर्ड में भी समय है तुम्हारे पास लिख सकते हो, या लिख दो ऐसे खनिज, ऐसे खनिज जिनसे आर्थिक दृष्टिकोण से, कैसे? आर्थिक दृष्टिकोण से यानी इकोनॉमिकल स्थिति से, क्या हो? आर्थिक दृष्टिकोण से धातुओं का निष्कर्षण, धातुओं का निष्कर्षण क्या हो? आसानी पूर्वक किया जा सके, आसानी पूर्वक किया जा सके, उन्हें क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। उन्हें, फिर मिस्टेक हो, उन्हें अयस्क कहते हैं। उन्हें क्या कहते हैं? अयस्क कहते हैं। देखो एक चीज सुन लो कि पृथ्वी तल से बेटा जो भी चीजें खोदते हो सारे पदार्थ क्या नहीं होते? सारे पदार्थ तुम्हारे जो होते हैं वो शुद्ध यानी अच्छे ही नहीं होते। इसका मतलब कि सारे पदार्थ खनिज तो होते हैं परंतु अयस्क नहीं होते हैं। लेकिन जितने भी अयस्क होते हैं सब खनिज होते हैं। चलो एक अगले टॉप प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है कि रेडॉक्स किसे कहते हैं? देखो बेटा रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। क्या लिखते हो कि रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। शब्दों से मिलकर क्या है? मिलकर क्या है? बना है। कौन कौन सा है? एक तो है भैया मेरे रेड, एक है रेड और एक है ऑक्स यानी लाल बैल। अच्छा तुम ही तो हो, तुम ही हो, दूसरा नहीं कोई, तुम ही हो। हाँ जो यानी रेड का लिया गया है बेटा रिडक्शन से। रिडक्शन माने अपचयन,
और ऑक्स लिया गया है ऑक्सीडेशन से, जिसका मतलब ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण। यानी क्या कह देना कि वह रासायनिक अभिक्रियाएं, वह रासायनिक रासायनिक क्या अभिक्रियाएं, वह रासायनिक क्या अभिक्रियाएं जो क्या हो, जो आक्स या जिनमें ऑक्सीकरण, जिनमें ऑक्सीकरण व अपचयन दोनों हो, उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। उन्हें रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बताओगे? रेडॉक्स दो शब्दों से मिलकर बना है। रेडॉक्स आर मेड बाय टू वर्ड्स, रेड एंड ऑक्स, व्हेयर रेड मींस रिडक्शन एंड ऑक्स मीन ऑक्सीडेशन। तो वह रासायनिक अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण एवं अपचयन दोनों होता है, उन्हें रिडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। बात समझ में आई? चलो, वेरी गुड। और फिर उसके बाद एक अगला पार्ट है। देखो बेटा कि कोई एक अभिक्रिया दे दो इसको, जैसे हम लोग एक यहां लिख लेते हैं, कौन सा एक यहां लिखते हैं HgCl2 और प्लस यहां बेटा लिख देते हैं क्या HCnCl2। रिवर्स एरो यहां लिखते हैं बेटा क्या, यहां लिखते हैं HgCl और प्लस HCnCl4। दिमाग दौड़ाओ, अगर मैं तुमको इसको बताऊं ऑक्सीकरण निकाल करके, तो इसकी ऑक्सीकरण संख्या -1 और इसकी भी -1, इसकी -1 और इसकी -1, इसकी 2 एक कम 2 यानी इसकी हो गई +2 और इसकी 2 एक कम 2 इसकी भी हो गई +2। इसकी यहाँ एक अणु है, इसका मतलब 1 एक कम 1 और इसके 4 है तो 4 एक कम 4। दिमाग लगाओ कि यहाँ एरो के इधर इसकी मरकरी की ऑक्सीकरण संख्या +2 थी और इधर क्या हो गई +1, यानी बेटा इसकी ऑक्सीकरण संख्या डिक्रीज हो रही, घट रही है, और इसकी 2 से क्या हो रही 4 हो रही, यानी बढ़ रही है। तो जिनकी ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है उनका होता है ऑक्सीडेशन। क्या होता है? डेशन। और जिनकी घटती है उनका होता है रिडक्शन। तो यही हो गया, दोनों हो रहा है, इसका मतलब रिडॉक्स। ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है ना, है एक पेपर में आया है, यानी कौन सा क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 में आया है कि निम्न का आईपीएसी के 2 पार्ट हैं। का में कहे निम्न का IUPAC नाम लिखिए। तो पहला लिखा है बेटा CH3 CH2 और OH, बहुत ही इजी है। और दूसरा इसमें है CH3 CH2 फिर CH2 है और Cl है। कितना इजी है, एकदम इजी है। इजी का मतलब महा इजी है। देखो अगर किसी में OH होता है, उसका फंक्शनल ग्रुप किसका है? ये एल्कोहल का, और उसका सफिक्स माने अनुलग्न होता है ऑल। फिर यहां बेटा गिन कितने तुम्हारे पास C है, यानी 1C 2C है। अगर चाहो तो नंबरिंग कर दो, बहुत बढ़िया है, इधर से नंबरिंग हो जाएगी, यहाँ 1 यहाँ 2, यानी इनका नाम हो जाएगा बेटा 1 पर ऑल जुड़ा है, यानी हो जाएगा 1 और क्या 1। कार्बन के परमाणु कितने हैं? 2, वर्ड रूट में आ जाएगा एथेन धन आल, यानी 1 एथेनॉल हो जाएगा इसका नाम। इसमें देखो, इसमें जो तुम्हारा Cl बेटा वो क्या है? वो एक क्या है? परफिक्स है। तो 1 यहां लिख दो, 2 यहाँ, 3 यहाँ। सबसे पहले इसका नाम लिख दोगे 1 क्लोरो। क्या लिख दोगे? 1 क्लोरो। उसके बाद क्या है? प्रोपेन है। तो क्योंकि 3C का मतलब प्रोप होता है, सारे सिंगल बॉन्ड है। ये इसका IUPAC नेम हो गया। आया समझ में? उसी के खा वाले में क्या है? खा वाले में है कि एक योग अभिक्रिया व और अपघटन। तो योग माने क्या है? योगात्मक अभिक्रिया किसे कहते हैं, जिसे तुम लोग यहां आया है, वैसे प्रश्न है यहां, संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया।
संयोजन अभिक्रिया का मतलब होता है यानी क्या, संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या है। और दूसरा है इसी में बेटा अपघटन। अरे बहुत घटन हो गया, अपघटन। तो पहले हम लोग बात संयोजन की करते हैं। देखो आदमी कहता है ना, संयोग से तुम्हारी मेरी मुलाकात हुई। कभी कभी लिखा रहता है ना, राजेश संग, अब आगे जानते हो, महेश संग, दिनेश संग, उनके संग, क्या 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 समझ रहे हो क्या कहती है, उठ उठ गिर गिर तरल तरल, यानी 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 यानी। संयोजन क्या है, संयोजन का मतलब होता है जुड़ना। क्या होता है, जुड़ना। बेटा जब दो या दो से अधिक अभिकारक अणु, जब संयोजन अभिक्रिया को मैं बता रहा हूं, लिखना है क्या कि जब दो या दो से अधिक, जब दो या दो से अधिक क्या अभिकारक अणु, अभिकारक अणु आपस में मिलकर, आपस में मिलकर एक उत्पाद बनाते हैं, एक उत्पाद बनाते हैं, तब उन्हें संयोजन अभिक्रिया, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। मैंने क्या कहा कि जब दो या दो से अधिक अभिकारक अणु आपस में मिलकर, जैसे बेटा H2 प्लस Cl2 एरो 2HCl, ये देखो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिलकर के हाइड्रोक्लोरिक एसिड बना दे। ये दोनों जब मिलकर के एक प्रोडक्ट बनाएंगे, इधर एक ही निकले, इधर रामागाथा चाहे जो हो, उससे कोई मतलब नहीं, इधर भैया एक ही चीज निकले तो समझ लेना संयोजन हो रहा है। बात समझ में आई, आई समझ में। और अपघटन समझ लो, अपघटन का मतलब क्या है, अपघटन का मतलब होता है टूटना, छितराना। तो जब कोई एक अभिकारक अणु, एक अभिकारक अणु, एक अभिकारक अणु क्या हो जाए, दो या दो से अधिक भागों में क्या हो जाए, टूट जाए, तब उसे क्या कहा जाता है, तब उसे अपघटन अभिक्रिया कहा जाता है। क्या बताया कि जब कोई एक अभिकारक अणु दो या दो से अधिक भागों में टूट जाए तो उसे हम अपघटन कहते हैं। अपघटन माने टूटना होता ही बेटा। यही वाली अभिक्रिया उठा लो, यहां लिख दो 2HCl एरो, यहां H2 प्लस Cl2, स्क्रीनशॉट ले लो। फिर हम क्वेश्चन नंबर 7 का एक पार्ट ले चलेंगे और वो केमिस्ट्री का अंतिम रहेगा। पहले इसको स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 मेरा क्या था, ध्यान से देखो। तो अब हम लोग बेटा इस केमिस्ट्री के पोर्शन का अंतिम पार्ट देखेंगे। अंतिम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है। मैं इसको तुम लोगों को समझा दे रहा हूं, इसको तुम लोग एक बार पूरा रट लेना। क्वेश्चन है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि लिखिए और इनके कोई दो उपयोग लिखिए। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस, ये मैं क्वेश्चन लिख दे रहा हूं। क्वेश्चन है बेटा प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की क्या लिखो, विधि लिखो तथा दो उपयोग। तो सबसे पहले तुम लोग लिख देना कि जिप्सम को, क्या बेटा, जिप्सम, यही जिप्सम ये जो सीमेंट में पड़ा रहता है जिसके कारण उसकी पकड़ मजबूत होती है। तो यहां लिख देना क्या, जिप्सम को, क्या मेरे लल्लू लिख देना, जिप्सम को, क्या भैया, क्या भैया, क्या भैया, यानी हम लोग लिख देंगे जिप्सम को, क्या, जिप्सम को 100 सेल्सियस ताप पर क्या करने पर, गर्म करने से उसके, जिप्सम को 100 सेल्सियस ताप पर गर्म करने से पीओपी माने प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है तथा क्या होना है, तथा जल बाहर निकल जाता है, जल बाहर निकल जाता है।
जल बहरे की जैसे निकल जाता है, चला जाता है। बहुत आसान है, बहुत चालाक आदमी है, निकल जाता है। हाँ, इधर देखो, तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस में जिप्सम का सूत्र होता है बेटा क्या? जिप्सम का सूत्र होता है Ca, क्या होता है? CaSO4 इंटू 2H2O। अगर बेटा इसको हम लोग गर्म करते हैं 100 सेल्सियस ताप पर, तो ये हो जाता है CaSO4 इंटू हाफ H2O। ये मेरा जिप्सम है, क्या है? और ये मेरा पीओपी है। ये तो हो गई बनाने की विधि। और कोई आदमी इनके उपयोग पूछेगा तो नंबर 1 बात लिख देना, क्या? मूर्ति बनाने में। दीपावली आती है, बहुत सारे रक्षाबंधन त्योहार आते हैं, नवरात्र आते हैं, तो देखते होगी कि दुकानों पर बहुत सारी मूर्तियां बिकने के लिए रखी रहती हैं। वो सारी पीओपी की ही बनी होती हैं। इसका मतलब मूर्तियां बनाने में, क्या बनाने में? मूर्तियां बनाने में। दूसरे नंबर, तुम लोग देखते होगे कि तुम्हारे गांव में किसी के हाथ पैर ट्यूं ट्यूं हो जाते हैं, टूट जाते हैं, या तुम्हारे घर में किसी के, तो डॉक्टर लोग उन हड्डियों को सीधा करने के लिए एक इनके ऊपर एक खोल चढ़ाते हैं सफेद रंग की। अब तो हरी नीली पीली आ गई भैया, बड़ा जमाना बदल गया। इधर देखो, तो वो क्या था, वो जो सफेद रंग का चढ़ता था, वो या चढ़ता अभी भी है, वो उसी को हम लोग पीओपी यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस कहते हैं। यानी शल्य चिकित्सा में, या ऐसे कह दो कि हड्डियों को सीधा रखने के लिए प्लास्टर चढ़ाने में, क्या करने में? प्लास्टर। मूर्ति बनाने में, प्लास्टर चढ़ाने में। एक और यूज लिख दो, तीसरा एक यूज है अपने आप से सांचे बनाने में, सांचे बनाने में। और चौथा यूज लिख देना, घरों पर छत, घरों में कहीं कहीं जहां भी जिसके यहाँ होती होगी, देखी होगी, पुट्टी करने में। बस बेटा, इसके बाद सारी कहानी मेरा इसकी खत्म। इसका जो बायोलॉजी वाला पार्ट है उसको हम बायोलॉजी वाला हिस्सा नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। और अब इतना मन से एकदम लगा लेना, सॉल्व कर लेना, सब कुछ पढ़ लेना, और अगले पार्ट में तुमको बायोलॉजी का हिस्सा मिलेगा। मैंने शुरुआत में भी बताया कि बेटा इस वीडियो को अगर समझ में आया होगा तो सपोर्ट करना और सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद बच्चों।